मित्रों, शुरुआत मुझे लगता है अनिल जी ने दो बहुत ही समीचीन प्रश्न पूछे हैं, उनसे भी हम कर सकते हैं और इन प्रश्नों को हम अपने चर्चाओं के बीच में भी ले सकते हैं। दोनों चीजें हैं। लेकिन अनिल जी ने जो बात कही कि क्या टेक्नोलॉजी जो है हमारी भाषाओं को उनका रास्ता रोकती है या उनकी विविधता में कमी करने की उसकी कोई मंशा है क्या? हालांकि मैं निजी रूप से ऐसा नहीं मानता, लेकिन है एक वर्ग है जिसको ऐसा लगता है और मैं क्यों नहीं मानता उस पर भी मैं थोड़ा कुछ समय बाद बात करूंगा। लेकिन अनिल जी की जो बात है वो अपनी तरफ उनकी जो चिंता है वो एक बहुत बड़े वर्ग की चिंता है। और मुझे याद आता है सर्वेश्वर की एक कविता जिसमें उन्होंने इसी किस्म की जो चिंताएं हैं हमारी उनको स्वर दिया है। इन चिंताओं को समझना आवश्यक है क्योंकि इनको समझे बिना और एक समझ बूझ पैदा किए बिना इनका समाधान करने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो सर्वेश्वर क्या लिखते हैं? सर्वेश्वर लिखते हैं, और सर्वेश्वर का जो इशारा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं है, बाहर के जो प्रभाव हैं जिसमें बाजार भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें मनोरंजन के माध्यम भी हैं, जिसमें किताबें भी हैं जो बाहर से आ रही हैं, बाहरी साहित्य भी है। कुल मिलाकर के बाहर का जो प्रभाव हमारी ओर आ रहा है उसकी ओर संकेत करते हुए वो कहते हैं कि हमारी भाषाओं को इनसे बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी विकृति हमारी भाषाओं में आ रही है। सर्वेश्वर लिखते हैं, और आज वो आए हैं हमसे छीनने हमारी भाषा, और आज वो आए हैं हमसे छीनने हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे गढ़ा है हमारी भाषा ने, और जो आज इस जंगल में इतना विकृत हो चुका है कि पहचान में नहीं आता। तो सर्वेश्वर उसी चिंता को स्वर दे रहे हैं जो हम सबकी चिंता है। भले ही मैं तकनीक की पृष्ठभूमि से आता हूं, किंतु वो मेरी भी चिंता है, वो हमारे प्राध्यापकों की भी चिंता है, हमारे छात्रों की भी चिंता है, और एक पूरी की पूरी पीढ़ी की चिंता है जिसको ये आशंका है कि बाहर का प्रभाव कहीं इतना अधिक ना हो जाए कि हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को कुंद करने लगे, उनको धीरे धीरे खुरचने लगे। तो ये चिंता अपनी जगह जायज है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी के दोनों भाग हैं, इसके दोनों चेहरे हैं। एक चेहरा उसका सकारात्मक है, एक चेहरा नकारात्मक भी हो सकता है, जो कि हर वस्तु का या हर चीज या हर परिघटना का होता है। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एक राष्ट्र या समाज या व्यक्ति के रूप में उसको किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, उसको किस प्रकार से सामना करते हैं, किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं या उसका नकार करते हैं। तो अंततः ये जो पावर ऑफ चॉइस जो है ये हमारे पास है, एक व्यक्ति के पास में है। टेक्नोलॉजी अपने आप को हम पर थोपती नहीं, हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कई संदर्भों में हमारे लिए उपयोगी कार्य कर रही है। एक उदाहरण तो ये आज की ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है यही है कि हम लोग अलग अलग स्थानों पर होते हुए आज एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी भाषा में हम संपर्क कर पा रहे हैं, आपस में संवाद कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के दोनों पहलू। इंटरनेट जो कमाल की परिघटना है, पिछले लगभग 25 सालों में इसने पूरी दुनिया को बदल दिया, लेकिन इस इंटरनेट के भी दोनों पहलू हैं। इसमें निजता और साइबर सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौतियां भी उभर रही हैं, तो हम सबको बहुत सक्षम बनाने वाली चीजें भी आ चुकी हैं। इसने विश्वग्राम में भी दुनिया को तब्दील किया है, तो लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी अपनी जगह पर है। तो मैं कहूंगा दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर जायज हैं, चिंताएं भी अपनी जगह पर जायज हैं, तो आशाएं भी अपनी जगह पर जायज हैं। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में इसको अपनाते हैं और हम कितने सक्षम अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि तकनीक के संदर्भ में जागरूकता का न होना एक बड़ी चुनौती है, स्किल्स का ना होना एक बड़ी चुनौती है। यदि हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को संभवतः ज्यादा सुरक्षित भी रख सकते हैं और तकनीक के सकारात्मक पहलू को हम अपना सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। अब हम जो बात आज करना चाहते हैं ये हम मीडिया के संदर्भ में करना चाहते हैं और नए मीडिया के संदर्भ में करना चाहते हैं, और यहां भी दोनों बातें हैं। देखिए, एक तरफ तो नए मीडिया ने अनगिनत संभावनाओं का, एक तरह से मैं कहूंगा कि विस्फोट शब्द ही अच्छा लगेगा, जो किया है, क्योंकि अचानक घटित हुआ है। अचानक इतनी सारी परिकल्पनाएं घटित हो गई हैं, इतने सारे अवसर अचानक हमारे सामने आ गए हैं कि वो एक विस्फोट ही हो सकता है जो कुछ क्षणों में घटित हो जाए। तो एक तरफ तो वो विस्फोट हुआ है जो अवसरों का विस्फोट है, हमारे सामने क्षमताओं का विस्फोट है, सक्षमताओं का विस्फोट है, तकनीकी
संभावनाओं का विस्फोट है, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी है। उदाहरण के तौर पर एक चुनौती का जिक्र तो अभी अनिल जी ने किया ही था, और भी चुनौतियां आ रही हैं कि क्या जो तकनीक है उस पर हमारी जो निर्भरता है हमारे मस्तिष्कों को कुंद कर रही है क्या हम धीरे धीरे तकनीक पर इतने अधिक आश्रित तो नहीं होते चले जा रहे कि हम अपनी जो मेधा है उससे दूर हो रहे हो, हम अपनी तर्क क्षमता से दूर हो रहे हो। एक विचारक है निकोलस कार, जिन्होंने एक किताब लिखी है द शैलोज, जिसमें वो पूरी दुनिया की इन समन्वित चिंताओं को स्वर देते हैं। निकोलस कार कहते हैं कि जो तकनीक है और विशेषकर जो इंटरनेट है वो हमारे सोच को सीमित करती चली जा रही है, वो धीरे धीरे कम से कमतर करती चली जा रही है, और हम लोग, हमारा जो मस्तिष्क था उसकी क्षमताएं भी इससे प्रभावित हो रही है। क्योंकि आज जो कुछ भी हमको उत्तर चाहिए होता है हम सर्च इंजन पर जाते हैं और वहां खोजने की कोशिश करते हैं। पहली प्रतिक्रिया हमारी होती है किसी प्रश्न के आने पर, यदि हम कंप्यूटर के सामने हैं या मोबाइल के सामने हैं, तो पहली प्रतिक्रिया सोचने की नहीं होती, पहली प्रतिक्रिया खोजने की होती है। तो ये बदलाव अनायास ही हमारी जिंदगी में आया है, और टेक्नोलॉजी इसके पीछे एक शक्ति है। उसने ये जो किया ये जानबूझकर किया है या फिर ये अनजाने में किया है, ये आप समझिए कि प्रत्यक्ष रूप से हुआ या प्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन ये है, ये एक सच्चाई है कि हम लोग धीरे धीरे इंटरनेट पर चीजों को खोजने के लिए आश्रित हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब कोई छोटा से छोटा सवाल भी अगर ढूंढना हो तो दिमाग पर जोर नहीं डालते, बल्कि इंटरनेट की तरफ जाते हैं, सर्च इंजनों की तरफ जाते हैं। और एक और बड़ी चीज हो रही है जो घटित हो रही है, वो ये है कि अब हम लॉन्ग फॉर्म से अपने आप को न जाने क्यों मुक्त कर चुके हैं। बड़ा जो संवाद होता है, बड़ी चर्चाएं, बड़ा चिंतन, बड़ा गहन जो शोध है, ये टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रभाव है कि हमें शायद उन चीजों से थोड़ा सा अलग ले आया है, और हम लोग चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में देखने लगे हैं, अपने ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अर्जित करने लगे हैं। बड़ी चीजों से हम दूर हो रहे हैं, हमारा जो धैर्य था वो बहुत कम होता चला जा रहा है। और ये जो धैर्य है ये न सिर्फ इंटरनेट पर विविध रूपों में दिखाई देता है, वहां पर उपलब्ध सामग्री में दिखाई देता है, और उसके अलावा बहुत सारी चुनौतियों में दिखाई देता है, जैसे फेक न्यूज आदि हम देखते हैं जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये सब इस बात का नमूना है कि हम कहीं से एक छोटा सा तथ्य लेते हैं, उसको बहुत बड़ा बना करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो तमाम ऐसी चुनौतियां आ रही है जो हमारे चिंतन, तर्क क्षमता, हमारी शोध की क्षमता, हमारी गहन मीमांसा आदि को प्रभावित कर रही है, और ये हमें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है। यहां तक कि इंटरनेट पर भी जो मीडिया के माध्यम रहे हैं, अगर आप उनकी विकास यात्रा पर भी ध्यान दें, उनमें भी जिस तरह से क्रमिक बदलाव हुआ है उस पर अगर आप ध्यान दें, तो आप ये पाएंगे कि आप धीरे धीरे बड़ी गहन चिंतन वाली चीजों से घटते घटते अब छोटी छोटी चीजों पर आ गए। बल्कि अभी पिछले दिनों साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने जिक्र किया कि अब 6 और 7 शब्दों की कहानियां आने लगी हैं। आप सोचिए, कहानी जो 6 या 7 शब्दों में लिखी जाती है। हम जानते हैं कि संक्षेप में रचना कर्म करना भी अपने आप में एक बड़ी विधा है। जैसे हाइकू, जापान में जो हाइकू जापान से लोकप्रिय हुए, आज बहुत बहुत लोकप्रिय है पूरी दुनिया में, और बहुत बड़ी कला है वो अभिव्यक्ति की, अपने आप को छोटे शब्दों में अभिव्यक्त करना। लेकिन उसी तरह की कलाएं कुछ शायद इंटरनेट के प्रभाव से भी हमारे बीच में आ रही है, किंतु ये इस प्रवृत्ति की तरफ हमारा इशारा करती है कि हम लंबी बातें सोचने से दूर हट रहे हैं, हम अपने दिमाग को ज्यादा इंगेज नहीं करना चाह रहे। ये इसका भी एक संकेत करती है। अब आपको थोड़ी सी जिज्ञासा होगी कि 6 या 7 शब्दों में कैसी कहानियां हो सकती है भला। तो एक कहानी मैं आपको बता देता हूं, अंग्रेजी की एक कहानी है। ये इसमें एक महिला बोल रही है, वही 6 या 7 शब्द है। यू लॉस्ट मी द मोमेंट यू कॉल्ड मी मैम। पूरी कहानी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें संकेत किया जा रहा है। यू लॉस्ट मी द मोमेंट यू कॉल्ड मी मैम। तुमने जिस समय मुझे मैडम कहकर पुकारा, उसी समय तुमने मुझे खो दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि आप इसको अपनी कल्पना की कसौटी पर कसते रहिए, लेकिन ये एक कहानी है। इसका सकारात्मक पक्ष भी है कि ये हमारी विविधता को बढ़ा रही है, ये हमारी विविधता को बढ़ा रही है। हमारे साहित्य में नई किस्म की जो चीजें हैं, नई प्रवृत्तियां लेकर के आ रही है, तो वो भी एक बात है। लेकिन धीरे धीरे हम थोड़े से सिकुड़ते चले जा रहे हैं जहां तक हमारे विचारों का प्रश्न है, हमारी बौद्धिकता का प्रश्न है। और कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो हमारी मदद करने के लिए मौजूद है।
तो उसकी हमें जरूरत पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी। अब मेरी एक कविता है जो इस बात को अभिव्यक्त भी करती है कि कैसे ये जो यात्रा हुई है, ये क्या किस रूप में हमारे सामने हुई है। तो कविता क्या है? वो कविता यही बताती है कि कैसे हमारी अभिव्यक्ति और थॉट प्रोसेस सीमित हो रही है। तो जब हम, कविता इस प्रकार से है, सोशल मीडिया एक अपूर्ण यात्रा, ये मेरी कविता का शीर्षक है। जब हम ब्लॉग पर थे तब देखते ही देखते हम कितने बड़े मीमांसक हो गए, कितने बड़े आलोचक और समीक्षक हो गए। गहन मंथन, ज्वलंत विचार, लंबी टिप्पणियां। फिर हम वैचारिक रूप से अधिक परिपक्व हो गए और हम फेसबुक पर चले आए। जब हम ब्लॉग पर थे तब देखते ही देखते हम कितने बड़े मीमांसक हो गए, कितने बड़े आलोचक और समीक्षक हो गए। गहन मंथन, ज्वलंत विचार, लंबी टिप्पणियां। लेकिन फिर हम वैचारिक रूप से अधिक परिपक्व हो गए और हम फेसबुक पर चले आए। तब हम फेसबुक पर थे जब देखते ही देखते हम कितने तो सारगर्भित हो गए। उतार दिया विचारों का गैर जरूरी बोझा, थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें। चंद क्लिकों से बनते और बिगड़ जाते थे रिश्ते, विचारों के तूफान सिमट जाते थे लाइक्स में। जैसे एक ही क्लिक में हो जाए इतिश्री अपने सरोकारों की। और फिर हम वैचारिक रूप से और अधिक बड़े हो गए और हम ट्विटर पर चले आए। शब्द सिमटते चले गए, अक्षर सिकुड़ते चले गए। इस बार हमने महज 140 हरफों से लैस होकर उठा लिए बड़े बड़े दायित्व। शब्द सिमटते चले गए, अक्षर सिकुड़ते चले गए। इस बार हमने महज 140 हरफों से लैस होकर उठा लिए बड़े बड़े दायित्व, उठा लिया वैचारिक और सामाजिक क्रांतियों का जिम्मा। और तब हम कितने अधिक विचारोत्तेजक हो गए, करने लगे फैसले, आंकने लगे हैसियतें, देने लगे फतवे, बनाने लगे सुर्खियां, होने लगे मूल्यांकन, लिखी जाने लगी संहिताएं। वहीं 140 हिज्जों की दीवालों के भीतर से होना ही था। और इस प्रक्रिया में हम वैचारिक रूप से और अधिक परिपक्व हो गए। इसमें एक सटायर है जो आप तक पहुंच ही रहा होगा। होना ही था और इस प्रक्रिया में हम वैचारिक रूप से और भी अधिक परिपक्व हो गए। इन दिनों हम व्हाट्सएप के हवाले हैं। ठेलते हैं दूसरे के विचारों को इधर से उधर, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, उधार के शब्दों का दिखा रहे हैं दम। बना रहे हैं खेमे, ला रहे हैं आंधियां, पैदा कर रहे हैं जलजले। अलबत्ता मकसद अभी बाकी है और यात्रा अभी जारी। हमें इंतजार है थोड़ा और सिकुड़ने का, जरा सा और सिमट जाने का, जहां न हो विवेक न जमीर हो, जहां विचार न करे खामखा परेशान। है कोई मंच जो समेट कर थोड़ा और बांध दे हमारे विचारों को, कैद कर दे हमारी आत्मा को, बोतल में बंद जिन्न की तरह तलाश जारी।